Hello everyone, welcome back to my channel Tutor Raman. And today we are going to discuss common features of trial. तो कोई भी केस क्रिमिनल केसेस जब सुनवाई के दौरान कोर्ट में जाती है तो कोर्ट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर है उसको उस केस से डील करने के लिए या फिर उस केस को कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे सुनवाई होती है उस ट्रायल में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। और आई होप मैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से मैं समझा पाऊंगा आप सभी को कि क्या कॉमन फीचर्स हैं ट्रायल्स के अंदर। और मैं अभी कवर कर रहा हूँ योर राइट्स योर लॉज एंड योर राइट्स जो सीरीज़ है बीए प्रोग्राम के अंदर डीयू में, उस पूरे सीरीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये टॉपिक है ट्रायल्स के बारे में, तो आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द कॉमन फीचर्स ऑफ द ट्रायल में बी रफली ब्रोकन इनटू द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टेजेस। जो ट्रायल के प्रोसीजर है, जो सुनवाई का जो पूरा प्रोसीजर है, उसको बहुत सारे स्टेजेस में ब्रेक करके मैंने समझाने की कोशिश की है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेज में क्या होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और गिविंग ऑफ नोटिस। पहले केसेस में, पहले प्रोसीजर में चार्ज को फ्रेम किया जाता है कि एक्यूज के खिलाफ चार्ज को फ्रेम किया जाता है और उसको नोटिस दिया जाता है कि कोर्ट में सुनवाई होगी, आप उसको बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्रेम, चार्ज को फ्रेम किया जाता है और उसको नोटिस दिया जाता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल। ये सुनवाई की पहली बिगिनिंग होती है। एट दिस स्टेज द जज इज रिक्वायर्ड टू वेट द एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर और नॉट प्राइमा फेसी द केसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट। इस स्टेज के अंदर जज को पूरे केस के बारे में समझाया जाता है और रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की दी जाती है कि इस केस की सुनवाई होनी है। तो जज पहले दृष्टि में यानी प्राइमा फेसी में उसको देख के कह सकते हैं कि या तो ये केस इस लायक है कि इसकी सुनवाई हो सके, या फिर वो एट द फर्स्ट टाइम वो मना भी कर सकते हैं कि ये एक्यूज इसमें बेगुनाह है, उसको जाने दिया जाए। तो ये इट्स अप टू द जज कि वो कैसा फैसला लेते हैं कि केस की आगे सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये उनके एविडेंस के बेस पे जज ये बोल सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सालों का अनुभव होता है। वो बता सकते हैं कि केस सही में इसको आगे ले जाना चाहिए या फिर इसको यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए। तो ये बिगिनिंग होता है। यदि जज को लगेगा कि नहीं, इस केस को ओपन करना चाहिए, इसके बारे में सुनवाई होनी चाहिए, तो वो इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज वो इसको उसका फैसला वो स्टार्टिंग में ही दे सकते हैं। In case the material placed before the court discloses grave suspicion against the accused that has not been properly explained, the court frames the charges and the proceed with the trial. अगर जो मटेरियल कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, ठीक है, और अगर उसके अंदर जज को लगता है कि इसमें कोई सस्पिशन है, इसमें कोई डॉट है, इसमें कुछ डूबियस लग रहा है उसके अंदर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो फिर वो इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको चार्ज प्रोसीड ट्रायल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज इसको यहीं पर क्लोज कर। इट्स अप टू द जज कि उनको यदि ऐसा सस्पिशन महसूस होता है, उनको अगर लगता है कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट प्रॉपरली बीइंग डिस्क्लोज्ड, तो वो ऐसा आगे ट्रायल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बिगिनिंग होती है किसी भी ट्रायल की। इफ ऑन द कॉन्ट्ररी upon consideration of the record of the case, the word not sufficient ground for proceeding against the accused means that the judge is required to apply a judicial mind in order to determine whether case of the trial has been made out by the prosecution. अगर उसके उलट यदि जज को लगे कि नहीं भाई, इस केस को आगे बढ़ाने लायक नहीं है, नॉट सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं, रिपोर्ट के बेसिस पे या फिर जो एविडेंस पेश किए गए हैं उसके बेसिस पे सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इसको आगे प्रोसीड करने के लिए, तो फिर उसको केस को वहीं पर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जुडिशियल माइंड का होना बहुत जरूरी है जज के पास। ठीक है, जज के पास जुडिशियल माइंड की वो समझ सके कि इस केस को एविडेंस के बेसिस पर आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। फॉर दिस जज हैव टू use their judicial mind, right, in order to determine whether the case for the trial has been made out by the prosecution. कि जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा केस को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, वो आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है, द चार्ज इज रेड। अब आप समझ रहे हो, सोच रहे हो कि ये प्रोसिक्यूशन क्या होता है। प्रोसिक्यूशन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा वकील होता है जो
गुनाह को साबित करने में मदद करती है। अदरवाइज जो डिफेंस के लॉयर है, जो जो क्रिमिनल है या फिर जो अक्यूज्ड है, उसके जो लॉयर होते हैं उसको डिफेंस बोलते हैं, लॉयर ऑफ डिफेंस। और जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो नॉर्मल वकील होते हैं उसको प्रोसिक्यूटर बोल सकते हैं या फिर प्रोसिक्यूशन लॉयर बोल सकते हैं। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। द चार्ज इज रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। तो जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें क्या होता है कि चार्ज द्वारा जो उसके ऊपर जो चार्ज लगे होते हैं, जो संगीन आरोप लगे होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता है एक्यूज को पहले। इफ प्लीडिंग गिल्टी, अगर फर्स्ट टाइम में ही अगर एक्यूज जो है वो गलती महसूस कर लेता है या फिर गुनाह कबूल कर लेता है, द जज शैल रिकॉर्ड द प्लिया एंड मे विद द डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम। और अपने जजमेंट के अनुसार से, जज अपने विवेक के अनुसार से उसको फिर कन्विक्ट घोषित कर देती है, मतलब आरोपी घोषित कर देती है, एक्यूज घोषित कर देती है कि हाँ भाई इसने गुनाह किया था, ठीक है। और फिर उस हिसाब से उसको सजा सुनाई जाती है। However, if the charges has been framed and the stage proceeding, it is called inquiry. ठीक है। अगर जज को लगता है कि चार्ज जो है वो फ्रेम्ड है, मतलब फ्रेम किया गया है, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ये जानने के बाद भी कि वो यदि अक्यूज जो है वो गलती महसूस नहीं करता है और गलती मानने से इनकार कर देता है, तो जज को यदि ऐसा लगे कि ये चार्ज फ्रेम किया गया है, मतलब ये गलत का चार्ज है, तो इंक्वायरी भी इस्टेब्लिश कर सकता है। जज के पास ये पावर है कि इस मामले में पूरी इंक्वायरी फिर से इंक्वायरी कर सकता है कि भाई कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या करना चाहिए इन सब बेसिस पे। आफ्टर द इंक्वायरी द चार्ज इज प्रिपेयर्ड एंड आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द चार्ज द ट्रायल ऑफ द एक्यूज स्टार्ट। और इंक्वायरी के बाद फिर से चार्ज प्रिपेयर किया जा सकता है कि इसने ऐसा किया था या नहीं किया था, और उसके बाद फिर ट्रायल फिर से शुरुआत होगा। तो ये जज, इट्स अप टू द जज कि वो कैसे डिसीजंस लेते हैं। स्टेज 2, अब स्टेज 2 में बात करेंगे कि क्या होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब जो प्रोसिक्यूटर है, जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो आरोपी है उसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उसके एविडेंस को देखने की बारी आती है, कि उसके एविडेंस को रिकॉर्ड करने की बारी आती है। आफ्टर द चार्ज इज फ्रेम्ड, जब चार्ज को फ्रेम कर लिया जाता है, द प्रोसिक्यूशन इज आस्क्ड टू एग्जामिन इट्स विटनेसेस बिफोर द कोर्ट। तो प्रोसिक्यूशन जो होता है उसको अपने एक्यूज को एग्जामिन करने के लिए बोला जाता है कि आप एग्जामिन कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि जो आरोपी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो उसको कैसे सही प्रूव करना है, या फिर आपके हिसाब से जो आप उसको एग्जामिन करना चाहते हैं तो आप एग्जामिन कर सकते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस इज एन ओथ। जो विटनेसेस होती है, जो उसके अंदर जो गवाह वगैरह होती है, मतलब होता है कि भाई इस मौके पर ये प्रेजेंट था या नहीं था, या फिर इसके अंदर क्या हुआ था, इस पे विटनेसेस जो बयान देने के लिए आते हैं उससे पहले ओथ लिया जाता है। वो जैसे कि कसम खाते हैं ना, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कसम वसम खाते हैं गीता पढ़ा करके, दैट इज द ओथ, राइट। दिस इज कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ। और जो ये सब एग्जामिन करते हैं ना, एग्जामिनेशन लेते हैं, पूछते हैं सवाल स्टार्टिंग में डिफेंस के अपोज में, इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर को एग्जामिन इन चीफ बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसमें विटनेसेस की ओथ ली जाती है, उसका एग्जामिन किया जाता है। एन एक्यूज्ड हैज राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द विटनेसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन। और जो प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो एविडेंस पेश किए जाते हैं या फिर विटनेसेस पेश किए जाते हैं, तो एक्यूज्ड को ये राइट है, जो एक्यूज के लॉयर है उसको राइट है कि उसको वो जो विटनेसेस प्रेजेंट किए गए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके, तो उसको पूछ सके कि हाँ भाई आप प्रेजेंट थे तो आप ये बताइए कि उस टाइम पे क्या हुआ था। आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, वो पूछते हैं कि आप अगर वहां पर थे तो उस टाइम पे इस सेकंड के बाद किसने मारा था, या फिर उसने किस कलर का शर्ट पहना था। लाइक बहुत तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए या फिर गलत प्रूफ करने के लिए वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, ठीक है। ऑल द विटनेसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, और सभी विटनेसेस को वो एग्जामिन करते हैं जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। अब नॉट वी विल कम ऑन द थर्ड स्टेज, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है, कि एक्यूज के स्टेटमेंट क्या है, इस पे आ जाता है कि एक्यूज क्या स्टेटमेंट देता है। द कोर्ट हैज पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ इलिसिटिंग हैंडी एक्सप्लेनेशन। तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि एक्यूज को किसी भी क्षण कोर्ट के अंदर इंक्वायरी या ट्रायल के लिए बुलाया जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है पूरे मामले के अंदर, ताकि ये हैंडी एक्सप्लेनेशन हो, सुविधाजनक व्याख्या हो सके इस केस के अंदर, कि उसको पता लग सके कि भाई ये हुआ क्या था।
तो कभी भी एक्यूज को कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कटघरे के अंदर खड़े करके उसको पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये कभी भी हो सकता है। अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर अपियरिंग टू इट, अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर अपियरिंग टू इट, उसके खिलाफ जो भी इनक्रीमेट किया गया है चार्जेस, उसके खिलाफ कभी भी उसको उसके बयान लिए जा सकते हैं, ठीक है। इट इज द मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू क्वेश्चन द एक्यूज्ड आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन इफ इट इनक्रिमिनेट द एक्यूज्ड। कोर्ट के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि एक्यूज को क्वेश्चन किया जाए आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के एग्जामिन करने के बाद, एविडेंस प्रस्तुत करने के बाद भी प्रोसिक्यूशन एक्यूज को फिर से एग्जामिन किया जाए, उससे फिर से पूछताछ की जाए कि उस पर जो इंक्रीमेंट किए गए चार्जेस उसको लेकर, ठीक है। तो ये कोर्ट का वो रूल होना चाहिए, होता है कि जो एक्यूज है उससे पूछताछ की जाए प्रोसिक्यूटर की पूछताछ करने के बाद। दिस एग्जामिनेशन इज विदाउट ओथ एंड बिफोर द एक्यूज इंटर ए डिफेंस, ठीक है। तो ये जो पूछताछ की जाती है उससे एक्यूज से, ये बिना ओथ की होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो झूठ ही बोलते हैं, राइट, कि वो उन्होंने गलती नहीं किया। और ये बिफोर द एक्यूज एंटर द डिफेंस, अपने डिफेंस में उसके वकील आने से पहले इसकी पूछताछ की जाती है। द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज टू गिव एन एक्यूज रीजनेबल क्वांटिटी टू एक्सप्लेन द इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स। और इस उनको एक्यूज जो है उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है कि वो भी अपनी बात रख सके कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था और उसने ऐसा नहीं किया है, उसने क्या हुआ था उस टाइम पे और कैसे पूरा प्रोसीजर हुआ, तो वो भी अपनी बात को रख सके कि मैं गलत नहीं हूँ या फिर मैं कैसे गलत नहीं हूँ, वहाँ पर हुआ क्या था, या फिर गलत हूँ तो मतलब कैसे क्या हुआ, राइट। तो उनको अपनी बात रखने का पूरी सहूलियत दी जाती है कि वो कैसे अपनी बात रख सकते हैं। फोर्थ स्टेज इज डिफेंस एविडेंस। आपने पहले देखा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस देखा हमने कि उसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, कि उसके खिलाफ जो वकील है उसके क्या काम है और वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे डिफेंस की एविडेंस, कि डिफेंस कैसे अपने एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को देखने के बाद, एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड और एक्यूज को फिर से एग्जामिन पूछताछ करने के बाद, हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, प्रोसिक्यूशन जो के वकील और डिफेंस के वकील उसको सुनने के बाद, द जज कंसिडर्ड दैट देयर इज नो एविडेंस दैट इज एक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस। जज कंसिडर्ड दैट there is no evidence that his accused has committed the offense. Judge is required to record the order of acquittal, ठीक है। अगर उनको लगता है, अगर ये सब करने के बाद, हियरिंग होने के बाद, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस प्रस्तुत करने के बाद, एक्यूज से एग्जामिनेशन करने के बाद और दोनों तरफ के लॉयर्स की बात सुनने की बात को समझने के बाद, जज ये फैसला दे सकते हैं कि देयर इज नो एविडेंस, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है दैट एक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस, कि उसकी बिना पर ये कहा जा सके कि एक्यूज ने ये ऑफेंस या फिर ये गुनाह किया है। इसलिए दी जज इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर दी ऑर्डर ऑफ एक्यूटल। तो जज इस मामले में वो एक्यूटल का ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब उसको जो एक्यूज है उसको छोड़ सकती है कि भाई इसने कोई गुनाह नहीं किया है, ऐसा एविडेंस अब नहीं मिला है, तो इसके आधार पर इसको बरी किया जाता है, ठीक है। तो बरी बोलते हैं, आप सुने होंगे कि इसको बरी किया जाता है, ऑर्डर ऑफ एक्यूटल उसी को बोलते हैं। The accused may produce witnesses who may be willing to depose in the support of defense. ऐसे accused अपने सपोर्ट में ऐसे witnesses को, ऐसे क्या विटनेस को क्या बोलते हैं, कि ऐसे लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं जो उसके लिए सपोर्ट में, डिफेंस में वहां पर कोर्ट के अंदर बयान दे, ठीक है। The accused person is also a competent witness under the law. जो accused person है वो भी competent witness होता है उस घटना के स्तर पर। जो witnesses होते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, I'm forgetting the term। तो witness जो होते हैं, जो उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, उसको पेश किया जा सकता है कि भाई आप अपने सपोर्ट में, कि आप कॉम्पिटेंट विटनेस को कि आप ये जवाब दो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा करके वो पेश भी करते हैं। और कभी कभी ये झूठ भी होता है। तो बहुत सारे केसेस में एक्यूज को ये पूरी राइट है कि वो अपने लिए विटनेसेस को प्रोड्यूस कर सके जो उसके सपोर्ट में कोर्ट के अंदर अपने स्टेटमेंट दे, ठीक है, ताकि उसका केस मजबूत हो सके। द एक्यूज में अप्लाई फॉर द इशू ऑफ प्रोसेस फॉर कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस। Accused may apply for a issue process of compelling attendance,
of any witnesses or wait for a second. तो एक्यूज को पूरा राइट होता है कि वो अटेंडेंस किसी भी विटनेस के अटेंडेंस को उस टाइम पे जो प्रेजेंट था, जो लोग प्रेजेंट थे, उसकी अटेंडेंस को प्रूव कर सके, और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, और अपने फेवर में कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई चीज़ दिखा सके कि भाई ये देखो मैं यहाँ पर था, इस टाइम पे मैं कहीं और था, ये वहाँ पे मैंने अटेंडेंस भी बुक किया है, तो मैं वहाँ था, तो यहाँ कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, तो अपने अपने फेवर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को भी शो कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को शो कर सकता है जो कि उसको ये प्रूव कर सके कि वो गुनाहगार नहीं है। ठीक है, नाउ वी कम टू दी फिफ्थ आर्ग्यूमेंट की फाइनल आर्ग्यूमेंट, फिफ्थ स्टेज ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट। तो फिफ्थ स्टेज पे फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द ट्रायल। ये सुनवाई की आखिरी स्टेज होती है। दिस प्रोविजन द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड when examination of the witnesses for the defense, if any, is complete, the prosecutor shall sum up the prosecution case and the accused is entitled to reply। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेज के अंदर पहले तो जो डिफेंस के लॉयर हैं उसको एग्जामिन करने का चांस दिया था कि आप एग्जामिन करें। इसके बाद उसके पूरे होने के बाद प्रोसिक्यूटर हैं उनको सम करने के लिए, कि केस को सम करने के लिए बुलाया था कि आप एग्जामिन करके आप समराइज कीजिए कि यही एविडेंस है, इस बेसिस पे आपको लगता है कि कौन सा फैसला देना चाहिए। तो आप ये समराइज करके कोर्ट को बताइए। ठीक है, एंड देन एक्यूज इज इंटाइटल्ड टू रिप्लाई, और एक्यूज जो है उसको भी एक बार रिप्लाई करने का कि मतलब फाइनल आर्ग्यूमेंट देने का मौका मिलता है कि आप बोल सकते हैं कि आपने क्या किया था। ठीक है, और जो सिक्स्थ स्टेज है दैट इज द जजमेंट, दैट इज द स्टेज ऑफ द जजमेंट। उस सिक्स्थ स्टेज के अंदर आफ्टर कंक्लूजन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस, जो प्रोसिक्यूटर के लॉयर हैं और जो डिफेंस के लॉयर हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करने के बाद कि ये देखो यहाँ तक मैं इस बात को लेकर आ गया हूँ और अब आपको फैसला देना है, ये कंक्लूजन का स्टेज होता है। तो इसके ये करने के बाद द जज प्रोनाउंसेस द जजमेंट ऑफ द इन ट्रायल। तो जज जो है वो जजमेंट सुनाती है, मतलब अपने फैसले सुनाती है उस पूरे सुनवाई के दौरान या कोर्ट के दौरान वो केस के लिए। ठीक है, तो जज अपने फैसले सुनाती है। इट इज रेलिवेंट टू मेंशन दैट द सीआरपीसी आल्सो कंटेन डिटेल्ड प्रोविजन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो सीआरपीसी के अंदर डिटेल्ड प्रोविजन होने भी चाहिए ताकि उस केस को सही से सुनवाई की जा सके। ठीक है, तो रेलिवेंट केस के अनुसार कि इस सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो प्रॉपर लॉ के अनुसार कि इस गुनाह के लिए ये सजा है या फिर इस एविडेंस पर ये सजा नहीं दी जा सकती है, उसको प्रॉपर सजा मिलती है। ठीक है, या फिर यदि वो बरी होने लायक है तो उसको बरी कर देती है। इट्स अप टू द जज। तो ये पूरे प्रोसेस को इस तरीके से डील किया जाता है। The above described is the process how a trial takes place for the dispensation of criminal cases। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि कैसे ट्रायल जो है कि कुछ सुनवाई कैसे होती है और केसेस की क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कैसे होती है। ठीक है, by all through the six step procedure looks plain and simple, it differs from many inherent lacuna। आपको लग रहा हो कि ये 6 प्रोसीजर बहुत सिंपल वे में हो रहा है और हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। ठीक है, और विच बिकम द रीजन टू डिले एंड हैम्पर द एक्सपीडियस ट्रायल। ये परफेक्ट बेसिकली ये जो प्रोसीजर है परफेक्ट नहीं है, इस कारण से बहुत सारा टाइम और लग जाता है और बहुत सारा ट्रायल जो है बहुत सारे ट्रायल एक्सपीडियस ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है। लोग इसके दौरान केसेस में परेशान तक हो जाते हैं लोग, इसलिए तो लोग कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा बहुत प्रोसेस जो बहुत सारा टाइम लेता है, डिले हो जाता है। ठीक है, नॉट टू फॉरगेट द ऑप्शन ऑफ अपील। और अगर किसी भी पार्टी को अगर ये लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वो फिर से दोबारा वो अपील कर सकती है। ठीक है, अगेन देयर वेयर द स्टेट, तो हायर कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपील भी कर सकती है हायर फिर से केसेस की सुनवाई के लिए। ठीक है, अगर जस्टिस से वो खुश है कि हाँ भाई प्रूव हो गया, इसने गलती किया था, इसने मान लिया या फिर इसको छोड़ दिया गया, अगर दोनों पार्टी आर सेटिस्फाइड देन द केस वुड बी क्लोज। बट अगर कोई एक पार्टी एग्री नहीं करता है कि भाई उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो हायर कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ठीक है, दैट्स अप टू देम। तो इस तरीके से ट्रायल का प्रोसीजर कंप्लीट होता है और हमने देखा कि ट्रायल्स के क्या क्या फीचर्स हैं, ये कैसे काम करता है पूरा प्रोसेस। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।
कुछ कुछ टर्म्स है जो मेरे लिए भी बहुत टेक्निकल हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम, लॉ मेरा नहीं है, सब्जेक्ट नहीं रहा है. सो आई होप you get it. If you did, please like, share and subscribe. Thanks. Have a nice day.